स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों कई बार बदलाव के लिए कई दशक भी काफी नहीं होते हैं और कई बार कुछ वक्त में इतना बदलाव हो जाता है जिसे कई दशकों में पूरा नहीं किया जा सकता है। ऐसी ही कहानी है चाइना की। चाइना जो आज दुनिया की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये कुछ दशक पहले तक चीन एक काफी पिछड़ा हुआ और अविकसित देश हुआ करता था। लेकिन आज चीन के हालात एकदम उलट है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ? चीन में इतने बड़े बदलाव कैसे आए? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिए, बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। साल 2001 ये वो वक्त था जब यूएसए ने अफगानिस्तान में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे और तभी यही न्यूज हर न्यूज़पेपर की और न्यूज चैनल की हेडलाइंस हुआ करती थी। लेकिन इसके साथ एक और न्यूज भी थी जो कि उस वक्त सुर्खियां बटोर रही थी, और वो ये थी कि दोहा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने चाइना को एक मेंबर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया था और यहीं से पूरा ग्लोबल ट्रेड चीन के फेवर में आ गया। इसके बाद धीरे धीरे चाइना अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका में लीडिंग ट्रेडिंग पार्टनर बन गया। चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दुनिया की फैक्ट्री के नाम से जाने जाने लगी। चाइना के इस डेवलपमेंट में उसके इतिहास का भी काफी योगदान है। सन 1800 में चाइना के किंग एम्पायर की टोटल जीडीपी कुल दुनिया की 1/3 जीडीपी के बराबर हुआ करती थी। चाइना और यूरोप के व्यापार के संबंध काफी अच्छे हुआ करते थे। चाइना यूरोप को सिल्क, सेरेमिक और दूसरे कई प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किया करता था, जिसके बदले में यूरोप से चाइना को अच्छा खासा रिटर्न मिला करता था। लेकिन इसके बाद अपनी बढ़ती जनसंख्या और अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यूरोप ने वेस्टर्न कंट्रीज में अपने सेटलमेंट्स शुरू कर दिए और यूरोप का ये प्लान चीन की बर्बादी की शुरुआत थी। फिर वक्त के साथ साथ चीन का व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया। इसके बाद बची कुची कसर सन 1839 में अफीम की खेती को लेकर छिड़ी जंग ने पूरी कर दी। विदेशी दबाव के चलते चीन को अपने पोर्ट अफीम के व्यापार के लिए खोलने पड़े और ये वो दौर था जब चीन की हालत दिन पे दिन खस्ता होती जा रही थी। इस वक्त बीजिंग की सरकार को पता था देश के हालात को सुधारने का केवल एक ही रास्ता है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन। लेकिन चीन एक काफी बड़ा और हाईली पॉपुलेटेड एरिया था और ऐसे में इसके आउटडेटेड रूल्स और रेगुलेशंस को बदलकर नया बदलाव लाना आसान नहीं था। और हुआ भी यही। किंग की विरासत को संभाल रहे उनके वंशज के कई डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एक के बाद एक फेल होते चले गए। अस्थिरता का ये दौर तब तक जारी रहा जब तक 1945 में विदेशी सेनाओं ने जापान और चीन के बंदरगाहों पर अपना कब्जा नहीं छोड़ा। इसके कुछ सालों बाद चीन की बागडोर कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में आ गई और यहीं से चीन में नए सुधार की शुरुआत हुई। लेकिन अभी तो जस्ट ये सफर की शुरुआत थी और दुनिया के दूसरे देशों से चीन के संबंध खराब होने लगे। माओ जेडोंग की लीडरशिप में चाइना ने एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जहां ये माना जाने लगा देश के इंडस्ट्रियल विकास के लिए एक ऐसी सरकार का होना जरूरी है जिसका उसकी पॉपुलेशन पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो, और तभी ही वो अपने विदेशी कंपटीटर से आगे निकल पाएगा। और उनका ये प्लान चीन के लिए शुरुआत में काफी फायदेमंद साबित भी हुआ। शुरुआत में चीन को काफी ज्यादा सफलता मिली। उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। खास तौर से स्टील, कोयला और पेट्रोकेमिकल्स की फील्ड में उसे काफी सफलता मिली। उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। लेकिन जब ये सभी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज फल फूल रही थी तब इनका एग्रीकल्चरल सेक्टर पिछड़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से चाइना में फूड सिक्योरिटी की समस्या जन्म लेने लगी। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चाइना की गवर्नमेंट ने किसानों के लिए कई योजनाएं चालू की। उन्हें खेती करने के लिए बहुत प्रोत्साहित किया गया ताकि एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरह ग्रोथ लाई जा सके। इस समय चीन की सत्ता पर बैठे माओ जेडोंग ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने चीन के भविष्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। माओ जेडोंग एक मिलिट्री मैन थे और इसीलिए उन्होंने सैन्य संघर्ष के आसपास एक आर्थिक नीति तैयार की। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनका ये प्लान बुरी तरह से फेल हो गया था। सन 1959 में ईयर 1959 में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से चीन ने दुनिया के सबसे बड़े अकाल की मार को भी झेला और जिसमें 50 मिलियन लोगों की जान चली गई। ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ी त्रासदी थी जिससे उभरना आसान नहीं था। चीन को अब खुद को दूसरे देशों के बराबर खड़ा करने के लिए कई गुना ज्यादा मेहनत करने और सही नीतियां बनाने की जरूरत थी। जबकि इसी दौर में जापान, साउथ कोरिया और ताइवान में बड़ी बड़ी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जा रही थी। अब चाइना को यह समझना था कि उसने कहां गलतियां की और उसके पड़ोसी देशों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से वो लोग इतना ज्यादा आगे निकल गए। अगर बात जापान की करें तो उस पर कई दूसरे देशों ने राज किया, जिसकी वजह से वहाँ सोशल और इकोनॉमिकल ग्रोथ काफी अच्छी थी क्योंकि उन्होंने वहाँ विकास के कई प्रोग्राम्स चलाए थे
जिसकी वजह से इनकी मिलिट्री भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी। और जब 1945 में जापान ने सत्ता को अपने हाथ में लिया तब उसके पास पहले से ही एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था जिसका उन्होंने पूरी तरह से लाभ उठाया। वही चीन को अपनी शुरुआत जीरो से करनी थी। इसके अलावा जापान, साउथ कोरिया और ताइवान ने बहुत तेजी से विकास की दिशा में अपने कदम बढ़ाए। जब माओ जेडोंग का निधन हुआ तब चीन की सत्ता डेंग शियाओपिंग के हाथ में आ गई। उन्होंने माओ के दौर से चलाए जा रहे नीतियों में कई सुधार किए और बदलाव किए और आगे के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने 3 स्टेप रोड मैप की योजना बनाई। चीन का सबसे बड़ा हथियार था उसका बड़ा आकार और डेंग ने इसे नए नए इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो जब भी कोई प्लान बनाते उसे पहले एक छोटे से एरिया में अप्लाई करके देखते। अगर वो प्लान वहां सफल होता तो उसे पूरे देश में लागू कर दिया जाता। इससे रिस्क काफी कम हो जाता था और काफी पैसे भी बचते थे। चीन की बड़ी सिटीज में कई बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाई जाने लगी, लेकिन डेंग ने अपनी बहुत बड़ी ताकत यानी कि देश के मैनफोर्स की ताकत को पहचान लिया था और उन्होंने इस लेबर फोर्स का सही दिशा में इस्तेमाल करने का प्लान बना लिया। उन्होंने हैवी इंडस्ट्रीज को छोड़कर छोटे प्रोडक्ट्स बनाने पर और उसे मैन्युफैक्चर करने पर ज्यादा जोर दिया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट थे कपड़े, कॉस्मेटिक्स और खिलौने। और उसके बाद तो मेड इन चाइना अपने आप में ही एक ब्रांड बन गया। इसके बाद एक कई नई फैक्ट्रियां शुरू की गई और चाइना की अर्बन पॉपुलेशन 190 मिलियन से बढ़कर 300 मिलियन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई। इसके साथ चीन ने अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए भी खोल दिए और दूसरे देशों को सस्ते वर्कफोर्स और बेहतरीन सुविधाओं का लालच देकर अपने देश में आने के लिए मना लिया, जिसकी वजह से कई बड़ी बड़ी कंपनियों ने चाइना में आकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की और देखते ही देखते चाइना में हर छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज का निर्माण होने लगा और चीन ने खुद को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में सेट कर लिया। कुछ दशक पहले तक जापान, साउथ कोरिया और ताइवान से पीछे चलने वाला चाइना दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश बन गया। चाइना के इस डेवलपमेंट में चाइना की गवर्नमेंट के बनाए गए रूल्स और प्लान्स की भूमिका भी काफी अहम रही। चाइना में आज भी गवर्नमेंट के किसी भी फैसले के खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है। अगर कोई चीन की गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश भी करता है तो उसे वहीं दबा दिया जाता है। चाइना की पूरी जनता पूरी तरह से चाइना गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है। वो क्या देखेंगे, वो क्या सुनेंगे, सब कुछ गवर्नमेंट ही तय करती है और इसीलिए चीन की गवर्नमेंट बड़े आराम से बिना किसी रुकावट के देश के डेवलपमेंट के लिए प्लान्स बनाती रहती है और उन्हें लागू करती है, जिसका फायदा देश के विकास से मिलता है। उसकी एक्सपोर्ट नीतियां और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत है, जिसकी वजह से दुनिया के हर देश में चाइना से ताबड़तोड़ माल सप्लाई होता है और यही वजह है कि चीन आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया की फैक्ट्री कहा जाने लगा है। दोस्तों, चाइना के इस भयंकर डेवलपमेंट के बारे में आपकी क्या राय है और क्या डेवलपमेंट के नाम पर चाइनीज सिटीजन्स के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना सही है? दोस्तों, इस बारे में आपका क्या सोचना है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें ऐसी ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।